हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आउटरमोस्ट जोन और नॉन लेमिनस जोन तक बात कर लिया था बच्चों। और आगे हम लोग ने बताया था कि आगे हम लोग को इसेंशियल फैक्टर्स टू कैच फायर के बारे में पढ़ना है। तो अगला टॉपिक बच्चों हेडिंग डालते हैं, जो कि आज यहाँ से स्टार्ट करना है, इसेंशियल फैक्टर्स टू कैच फायर। तो हमने बताया था बच्चों कि आपको कैसे पढ़ना है। साथ में आपको जो बुक है वो रखना है साथ में, और एक कॉपी रखना है और एक पेन रखना है साथ में बच्चों, कि आपका जैसे पढ़ते लेक्चर देखते रहे और लिखते रहे, तभी आपका फ़ायदा मिलेगा और आपका नोट्स भी कंप्लीट होते रहेगा। जैसे कि आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय आपका जो नई नोट्स कंप्लीट रहता है तो बहुत वहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों, और कोई भी दूसरा जो बंदा या आपका दोस्त है वो नहीं देना चाहता है। तो इसीलिए अभी से ही साथ में लेक्चर देखते रहिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए बच्चों, जो कि आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं इसेंशियल फैक्टर्स टू कैच फायर। इससे पहले बता दो बच्चों, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और अब हम लोग काम की बात करते हैं बच्चों, जो कि इसेंशियल फैक्टर्स टू कैच फायर है। तो इसमें हम लोग आगे लिखते हैं इसेंशियल फैक्टर्स टू कैच फायर के बारे में बच्चों। तो इसेंशियल फैक्टर्स टू कैच फायर के इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जो कि लिखते हैं बच्चों, फायर इसेंशियल फैक्टर जो होता है कैच फायर के लिए, कौन सा इसेंशियल फैक्टर होता है। तो फर्स्ट में लिखेंगे फायर टेक्स ओनली, ये तो फायर टेक्स ओनली व्हेन, कब पकड़ता है, फायर कब पकड़ता है बच्चों, ओनली व्हेन। तो उसमें फर्स्ट लिखेंगे कब पकड़ता है, तो वहाँ पे देयर इज अ कम्बुस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कम्बुस्टेबल मटेरियल होनी चाहिए। और सेकेंड जो कि देयर इज अ कंटिन्यूअस CONTINUOUS वो कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए, किसका, ऑक्सीजन का, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये सब हमने जो फर्स्ट लेक्चर है बच्चों उसमें भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ नोट्स के लिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो और थर्ड हो गया टेम्परेचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल इज हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो कि थर्ड क्या लिखा हुआ है, जो कि टेम्परेचर होता है कम्बस्टेबल सब्सटेंस का, वो हायर होना चाहिए किससे, जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे। जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस का जो टेम्परेचर वो हायर होना चाहिए बच्चों। तो टेम्परेचर और कम्बस्टेबल सब्सटेंस मटेरियल हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, और ऑटोमेटिकली जाता हुआ कोई भी जो दुनिया में सब्सटेंस होगा बच्चों, जो कि कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जो होगा जो कि जैसे ये इग्निशन टेम्परेचर उसे जो उसका टेम्परेचर कम्बस्टेबल मटेरियल का टेम्परेचर वो ज़्यादा ही होगा। जैसे इसका कम हो गया तो ये कब होगा, यानी हमने बताया था कि इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं। जैसे ये दो सब्सटेंस हुआ और इसका जो 30 यानी इग्निशन टेम्परेचर पर ये जलता और ये 20 इग्निशन टेम्परेचर, तो 30 और 20 होगा। तो सबसे पहले जिसका कम होगा, जो सबसे जब आग पकड़ा बच्चों, जैसे यहाँ एग्जांपल तौर पे यहाँ मैं ये बता दूँ, जैसे ये हो गया, तो ये हमारा जैसे ये हमारा 30 इग्निशन टेम्परेचर 20। तो जब आग यहाँ पे पकड़ेगा बच्चों, जब आग आएगा तो आग सबसे पहले यही जो कम वाला है तो इसी को सबसे जलेगा, तो यही आएगा। तो यही लिखा हुआ इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं। तो ये हो गया मटेरियल, इसमें जो इग्निशन जब आग पकड़ा तो जिस पॉइंट पर जब ये जलने का स्टार्ट हुआ बच्चों, उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। यही जो बात हमने फर्स्ट एकदम डिटेल में इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जो फर्स्ट लेक्चर बच्चों उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे भी थोड़ा बता दिया। तो यहाँ देख लिया इसेंशियल फैक्टर्स टू कैच फायर, जो कैच फायर के लिए कौन कौन इसेंशियल फैक्टर होता है, ये 3 हो गया। और आगे हम लोग क्वेश्चन के लिख लेंगे, व्हेन अ फ्यूल प्रोड्यूसर्स फ्लेम, क्वेश्चन टाइप में हम लोग लिख लेते हैं इसमें और इसके समझ भी लेंगे। ये क्वेश्चन टाइप में
नोट्स लिख लेते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हेन अ फ्यूल यानी कब प्रोड्यूसेस, जो फ्यूल है प्रोड्यूसेस फ्लेम कब प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आंसर लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे फ्यूल बर्न्स, फ्यूल बर्न्स इन, जो कि फ्यूल है 2 स्टेट में बर्न करता है, सॉलिड एंड और गैसियस में, GASEO गैसियस स्टेट में। और द फ्यूल विच, जो फ्यूल होता है वो बर्न करता है इन सॉलिड स्टेट में, वो कैनोट, जो फ्यूल सॉलिड स्टेट में बर्न होगा वो कैनोट प्रोड्यूस, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। बट द फ्यूल विच बर्न्स इन, जो फ्यूल होगा वो गैसियस स्टेट में बर्न होगा, गैसियस स्टेट वो प्रोड्यूस फ्लेम करेगा, प्रोड्यूस फ्लेम। और यहीं नीचे लिख लेते हैं पैराग्राफ चेंज कर, नो वन फ्यूल बर्न्स इन लिक्विड स्टेट, नो वन यानी नो वन फ्यूल जो है लिक्विड स्टेट में कोई फ्यूल नहीं है जो बर्न करता है फ्यूल इन लिक्विड स्टेट। और यहीं पे जो कि यहाँ लिख लेते हैं, हमने लिक्विड फ्यूल पढ़ा था तो उसके बारे में। तो यहाँ लिक्विड फ्यूल एट फर्स्ट चेंजेज इनटू, जो लिक्विड फ्यूल होता है वो लिक्विड फ्यूल चेंजेज एट फर्स्ट चेंजेज इनटू, जो गैसियस, जो लिक्विड भी होता है वो पहले गैसियस में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट, उसके बाद बर्न होता है। इसलिए कोई भी जो फ्यूल है वो लिक्विड स्टेट में नहीं बर्न होता है। तो हमने लिखा व्हेन अ फ्यूल प्रोड्यूसेस, यानी जो फ्यूल है वो कब फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो उसके बारे में हमने लिखा जो फ्यूल है वो 2 स्टेट में फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जो कि सॉलिड हो गया, सॉलिड में, और गैसियस स्टेट में। और जो फ्यूल होता है वो कब बर्न करता है, जो सॉलिड, द फ्यूल विच बर्न इन, जो सॉलिड स्टेट में होता है वो कैनॉट प्रोड्यूस, जो सॉलिड स्टेट में फ्यूल होता है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन बट फ्यूल विच इज इन गैसियस, जो गैसियस स्टेट में होता है वो प्रोड्यूस फ्यूल करता है। जो सॉलिड स्टेट में होगा वो, जो सॉलिड स्टेट में जो फ्यूल होगा वो फ्लेम है वो नहीं प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो गैसियस स्टेट में जो फ्यूल होगा वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ नीचे नोट में, यहाँ नोट में लिख सकते हैं या नो वन फ्यूल, जो कि लिक्विड स्टेट में कोई भी फ्यूल होता है वो नहीं बर्न करता है। पहले वो, अगर वो जो लिक्विड स्टेट जो लिक्विड फ्यूल है वो पहले अगर वो जलता है तो पहले वो गैसेस स्टेट में चेंज होता है, उसके बाद वो बर्न होता है जो लिक्विड फ्यूल होता है बच्चों वो। तो यहाँ तक हमने देख लिया व्हेन अ फ्यूल प्रोड्यूसर, जब वो हमारा फ्यूल है वो कब, जो हमारा फ्यूल है वो कब फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब हम लोग आगे फायर कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे फायर कंट्रोल। तो यहाँ लिखना है फायर कंट्रोल के बारे में। तो फायर कंट्रोल, और इसमें हमें लिखना है आगे, तो फायर कंट्रोल में, तो फायर कैन बी कंट्रोल LED कंट्रोल्ड बाय 3 मेथड से हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन मेथड्स है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट, बाय रिमूविंग कम्बुस्टेबल सब्सटेंस को रिमूव करके हम लोग फ्लेम को, जो आग है वो रोक सकते हैं। तो सब्सटेंस
और सेकेंड हो गया CHE चेकिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को सप्लाई को रोक देंगे या उसको चेक करके रोक सकते हैं। और थर्ड हो गया बाय इंक्रीजिंग इग्निशन टेम्परेचर, जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको हम लोग अगर ज़्यादा कर दे TMPRA टेम्परेचर तो रोक सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इग्निशन टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग इग्निशन टेम्परेचर कैसे, तो जैसे एग्जांपल तौर पे अगर इग्निशन टेम्परेचर बढ़ाए तो कैसे बंद हो जाएगा, जैसे ये जल रहा है और इसको हम एकदम खूब, जो अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर है 3 और इसको हम लोग 5 पर जला तो ये बंद हो जाएगा, नहीं जल पाएगा बच्चों। तो लिखा है पहले ये जहाँ ये इग्निशन इसका टेम्परेचर वहाँ से वहाँ पहले थोड़ी देर जलने दे, उसके बाद वो जलते जलते, तो यही लिखा हुआ है जो बाय इंक्रीजिंग, जो अगर हम इसका इग्निशन टेम्परेचर है उसको अगर हम लोग बढ़ा दें तो ये नहीं जलेगा, उसको हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है फायर कंट्रोल, जो कि फायर कंट्रोल में फायर कंट्रोल फर्स्ट बाय रिमूविंग कंबस्टेबल सब्सटेंस को हटाकर चेकिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और सप्लाई का ऑक्सीजन का सप्लाई चेक करके, और बाय इंक्रीजिंग इग्निशन टेम्परेचर को देख करके। तो यहाँ हो गया। और हम लोग स्ट्रक्चर एंड इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो STRUC स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोडा एसिड फायर का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन जो है वो देखते हैं। फायर सोडा एसिड फायर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर का जो इंग्विस्टिशनर है उसका हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो इसमें हम लोग इसका डायग्राम बनाते बच्चों, जो कि हमारा ये इग्निशन, और ये पहले हमको इस तरह से जो कोन होता है बच्चों 10th में हम लोग जो पढ़े होंगे, तो कोन बनाना है। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना। तो इस तरह से इसके अंदर भी एक कोन बना लिए, कोन बनाकर इस तरह, और इसमें एक इस तरह से एक इस तरह से बच्चों देना है, जो कि 3D लगे। हम लोग 3D फिगर बनाते हैं कि समझने में आसानी हो। तो इस तरह से हो गया। और ये हमारा प्लंगर होगा, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा बड़ा बना देते हैं, प्लंगर हो गया। और ये इस तरह से हो गया। तो ये हमारा प्लंगर PLUN प्लंगर हो गया। और ये हमारा थिन ग्लास ट्यूब है, ये बीच वाला, इसको भी हम लोग लेबलिंग करते हैं, पहले ये डायग्राम बन जाए। और ये हो गया, ये इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे होगा। और ऊपर यहाँ पे सील होगा बच्चों। यहाँ पे इस तरह से सील, इसको हम लोग जो बंद किया होगा इसको हम लोग सील बोल देंगे। और ये हमारा किससे बना होगा, जो कि मेटल सिलेंडर है, मेटल सिलेंडर। और यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट सॉल्यूशन होगा, SO सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन। और ये हमारा क्या है, थिन ग्लास ट्यूब है, थिन ग्लास ट्यूब, जो कि कंटेनिंग क्या कंटेन करता है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और ये हमारा प्लम्बर हो गया। और यहाँ तक हमने देख लिया, यही स्ट्रक्चर और फंक्शन। और इसका हम लोग आगे देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, तो उसको हम लोग थ्योरी लिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोडा थ्योरी लिखेंगे, उसके साथ हम लोग इसका कैसे फंक्शन वो समझते जाएंगे। तो आगे हम लोग लिखते हैं
सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर contain an acid सोडा, तो सोडा एसिड जो है उसमें, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन एन एसिड, जो एसिड कंटेन करता है, और उसमें इन ग्लास बोतल एंड सोडियम बाई कार्बोनेट, और जो ग्लास है ग्लास का बोतल उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, और जो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम आउटसाइड इट ऑन, पहले हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग इसका थ्योरी समझेंगे। स्ट्राइकिंग द एक्सटिंग्विशर on a hard surface acid mixes with baking soda produces कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन, जो उसमें एसिड होता है, हमने देखा था यहाँ पे जो छोटा था, यहाँ बीच वाला जो मिडिल पार्ट था बच्चों, यहाँ पे सोडा बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन था वो था, तो यहाँ लिखा सोडा एसिड फायर कंटेन, जो एसिड कंटेन करता है, उनमें जो ग्लास बोतल होता है, और ग्लास बोतल में जो कंटेनिंग यानी बाई हाइड्रो H2SO4 था, यानी हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आउटसाइड हो गया, और जो उसमें जो था उसमें ग्लास में जो हाइड्रोजन सल्फेट था, तो ऑन स्ट्राइकिंग द एक्सटिंग्विशर, और हार्ड सरफेस, जब हार्ड सरफेस पर जो हमारा स्ट्राइकिंग ये हुआ एक्सटिंग्विशर जो निकलता है उसमें से, तो वो मिलता है बच्चों एसिड मिक्सेस विद बेकिंग, यानी जो एसिड था वो H2SO4 और जो बेकिंग सोडा वो दोनों मिलकर, जो जब वो जहाँ आग लगा रहा था उस पर जो ये दोनों का रिएक्शन होता, तो वहाँ पे वो ये दोनों का रिएक्शन से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो ऑक्सीजन का है सप्लाई, उसको जो ऑक्सीजन का सप्लाई उसको चेन को, जो ऑक्सीजन सप्लाई का चेन है उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड वो तोड़ता है। तो जब यहाँ पे जैसे बच्चों ये आग लग गया, यहाँ आग लगा हुआ है, तो यहाँ जो ये है ये एक्सटिंग्विशर जो इसमें कंटेन करता है, इसमें क्या क्या, जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो आउटसाइड है, और बेकिंग सोडा है इसमें, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन है, और H2SO4, तो ये दोनों जब यहाँ पे मिलता है तो इसका जो रिएक्शन होता है बच्चों, जो रिएक्शन कौन सा होता है यहाँ पे, ये रिएक्शन जो आग लगा रहता है, ये दोनों जो ये मशीन से जब ये निकलता है तो यहाँ फेंकता है, तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे 2NaHCO3 प्लस H2SO4 जहाँ आग लगा रहता है वहाँ पे ये रिएक्शन चलता है, और उसमें से जब ये हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी नाम है दोनों, तो इसको जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी बच्चों थोड़ा कन्फ्यूजन, यहाँ पे जो NaCO3 हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं बच्चों, ये सोडियम और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका नाम जो है आप लोग केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो इसलिए मैं कन्फ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ पे जब ये आग लगी हुई है बच्चों, जैसे ये घर है, मान लेते ये घर हो गया,
ये हमारा घर हो गया और इसमें आग लगी हुई है। ये आग, तो इसमें जो ये मशीन है जो फायर सोडा एसिड फायर एग्जिस्टर जो कंटेन एसिड करता है, वो जब जो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये दोनों मिलकर ये जब इसमें जाता है तो दोनों वो मिक्स होकर इस पर गिरता है, तो इसका जो दोनों का रिएक्शन होता है तो उसमें से क्या बनता है, इसमें से जो रिएक्शन होता है तो ये दोनों जब गिरता है तो इसका रिएक्शन Na2SO4 यानी सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है Na2 और 2H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 2 यानी वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये Na2SO4 बनाता है। तो ये दोनों ये सब जब ये दोनों का रिएक्शन होता है इस पर, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है यहाँ प्रोड्यूस हो गया, जो ऑक्सीजन का जो चेन है, ऑक्सीजन सप्लाई का चेन उसको तोड़ने का काम करता है और वाटर हो गया जो सबको बुताने का। तो इसी से हम लोग सोडियम यही बना हुआ है, यही सोडा एसिड फायर एग्जिस्टर कंटेन एंड एसिड, यही जो 2 एसिड कंटेन करता है बच्चों वही लिखा हुआ है, ये थ्योरी है। और आगे इसमें हम लोग इसी को जो समझे उसको हम लोग थ्योरी में लिख लेते हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं हो। एसिड मिक्सेस था, मिक्सेस, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हैवियर होता है देन एयर से, सो इट, यहाँ और भी अच्छे से, कवर्स दी बर्निंग, और मेन कोड यहाँ लिखा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है उससे हैवियर होता है, तो ये जाकर जहाँ ये बर्न हो रहा था बच्चों उसका जो सरफेस होता है उस पर चिपक जाता है, तो उसके बाद जो बर्निंग है वो कम हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है देन एयर सो इट कवर्स बर्निंग, कवर द बर्निंग ऑब्जेक्ट, जहाँ जलता रहा तो वो पूरे कवर कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्निंग ऑब्जेक्ट, बर्निंग सब्जेक्ट एज अ ब्लैंकेट के तरह बच्चों, जैसे हम लोग ब्लैंकेट उड़ते उस तरह से, एंड हेंस, और उसके बाद जो बर्निंग है हेंस द बर्निंग मटेरियल, हेंस बर्निंग मटेरियल गेट, तो ब्लैंकेट एंड हेंस द बर्निंग मटेरियल, जो बर्निंग मटेरियल है हेंस द बर्निंग मटेरियल, जो कि आगे हम लोग लिखेंगे जो हेंस द बर्निंग मटेरियल गेट कनेक्टेड, जो बर्निंग मटेरियल वो कनेक्ट हो जाता है किससे, विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एंड हेंस फायर इज कंट्रोल्ड। हमने बोला था बच्चों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन चेन का वो तोड़ता है आग में, तो ये लिखा हुआ है लास्ट में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो कि ये ऑक्सीजन तोड़ता है और उसके बाद वो ऑक्सीजन होता है वो अपने वापस से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के चेन में जो जुड़ जाता है, तो उसके बाद हमारा जो फायर, इसी तरह से हमारा जो फायर है वो कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ तक देख लिए और आगे हम लोग देखेंगे वाई वी शुड नॉट यूज वाटर व्हेन कॉज ऑफ फायर इज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। तो आगे हम लोग लिखेंगे तो आगे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, और आगे तो लिखेंगे वाई वी शुड नॉट यूज वाटर, हम लोग को पानी क्यों यूज़ करना, व्हेन कॉज ऑफ, जब फायर आग लग जाए तो हम लोग को वाटर क्यों नहीं यूज करना चाहिए, फायर इज इलेक्ट्रिक, जब फायर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो तो उससे, और तो यहाँ लिखा वाई वी शुड नॉट यूज वाटर, हम लोग को पानी नहीं यूज करना चाहिए जब फायर जब आग लग जाए किससे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, तो उस समय हम लोग को पानी क्यों नहीं यूज करना चाहिए। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन हो गया, इसी क्वेश्चन टाइप में ही लिख लेते हैं। ये एग्जाम में कितने बार पूछा हुआ है, ये पूरा लिख देना आपको रट कर बच्चों, ये पूरा में और समझ भी लेंगे, पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे।
तो आगे लिखते हैं इफ़ द फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट तो it should not be extinguished। हम लोग पहले नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं बच्चों। बाय इंग्लिश में बाय pouring in वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड foam, it because the electric current will flow through water thereby giving a severe इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत बड़ा डैमेज मिल सकता है। जो हम लोग इसके अभी नोट्स लिख ले रहे, उसके बाद हम लोग समझ रहे। लिखने के बाद बच्चों विच में प्रूव total in such case supply of electric current should be switched off and fire brigade should be called immediately। तो लिखा हुआ है जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस समय हम लोग को पानी या कुछ अलग फोम होता है उसको हम लोग को नहीं फेंकना चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए? तो लिखा हुआ है इफ़ द फायर, अगर फायर पकड़ा हुआ है कॉज बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, और फायर यानी आग पकड़ा, तो हम लोग देख रहे थे बच्चों कि वाई वी शुड नॉट यूज वाटर, हम लोग को पानी क्यों नहीं यूज करना चाहिए जब कहीं जगह शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक यानी शॉर्ट सर्किट फायर पकड़ लिया हो, यानी लाइन से जैसे बोलते इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अगर हो गया हो। तो इसमें लिखा हुआ इफ़ द फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट, और अगर आग कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगता है बच्चों तो उस समय हम लोग को नहीं यानी वाटर फेंकना चाहिए, और नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का फोम जो होता है आता है वो भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे जो इलेक्ट्रिक का फ्लो होने का डर रहता है। पानी फेंकते हैं तो उससे जो पानी में जो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पानी में भी जो प्योर अगर वाटर हो उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं पाया जाए तो उसमें शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक जो है उसमें नहीं पास करेगा। तो लिखा है पोरिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड फोम इट बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो, यहाँ लिखा है आगे जो कि उससे फ्लो कर सकता है बाई गिविंग, और उसके जो अगर पानी फेंकता है तो उससे बच्चों सेवर डैमेज भी मिल सकता है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी वो मर भी सकता है जहाँ तक जो आदमी अगर फेंक रहा है जो बंदा है, तो इसलिए बोला गया कि नहीं फेंकना चाहिए। और विच में प्रूफ टोटल, ये प्रूफ हो सकता है कि ये जैसे सेवर डैमेज शॉक दिया तो इससे प्रूफ हो सकता है कि वो जो है वाटर से जो है इलेक्ट्रोलाइट यानी जो करंट फ्लो हो सकता है। और इन सच केस, और इस केस में बच्चों जो कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक करंट का स्विच ऑफ, जब उस समय अगर आग लग जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई होता है उस समय बंद कर देना चाहिए, या उसके तुरंत इमीडिएटली फायर ब्रिगेड होता है जो कि नंबर दिया होगा सबका कॉलोनी में रहता है, तो उस समय फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए इमीडिएटली, यानी बहुत ही जल्दी में फ़ोन करना चाहिए। तो यहाँ हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं
हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल के बारे में यहाँ तक हमने बात किया। वाई शुड बी नॉट यूज वाटर। अब हम लोग बात करेंगे हार्मफुल। तो अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी के लिए इतने बच्चों। नमस्ते बच्चों। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों। और आपको इसी तरह से आगे का लेक्चर चाहिए तो बेल आइकन बटन है उसको दबाया बच्चों। और फिर से हम लोग अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग जो कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल है उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों।